फरवरी 2024 यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी में रशिया की एक वॉरशिप गश्त लगा रही होती है, उनकी कॉर्वेट क्लास आइफोनेट। एंड उस रात को समुद्र में कुछ हलचल होती है और इससे पहले जो सेलर्स थे उनको कुछ समझ आता तो एक बोट तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है और देखते ही देखते वो उसमें जाके बढ़ जाती है और अपने पीछे एक बहुत बड़ा छेद छोड़ जाती है। इससे पहले जो सेलर्स थे वो शॉक से रिकवर कर पाते। सो देन सडनली एक के बाद एक 3 बोट्स पीछे से आती है और ठीक उसी गड्ढे में घुस के डेटोनेट हो जाती है। और इस दिन रशिया अपनी एक $multi-million शिप खो देता है, वो भी बिना एक मिसाइल को फायर करे। और इस 1 घंटे में जो पूरी नेवल वॉरफेयर थी वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नए रेवोल्यूशनरी वेपन सिस्टम के बारे में जिसकी वजह से ऐसे देश जिनके पास खुद की नेवी नहीं है वो अमेरिका या रशिया या इवन चाइना जैसे सुपर पावर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं अगले 5 से 10 साल में, हम उसके बारे में भी जानेंगे। सो बिना वक्त ज़ाय करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिसेंटली क्या हुआ था, अभी 12 जुलाई 2026 को अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड थी यानी सेंटकॉम, जो एक्चुअली में लड़ाई लड़ रही है ईरान के खिलाफ, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती है। बट वो काफी यूनिक और काफी हैरान करने वाली थी। इंस्टेड की वो अपनी वॉरशिप्स, बैटल क्रूजर्स या इवन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसको इस्तेमाल करते, वो डिफरेंटली एक नई अप्रोच को आजमाते हैं जिसका टारगेट था ईरान का बंदर अब्बास नेवल बेस, जहाँ पे वो अपनी सबमरीन्स को ना सिर्फ डॉक और रिपेयर करते हैं बल्कि मेंटेन भी करते हैं। एंड द मिशन वॉज वेरी सक्सेसफुल। ना सिर्फ जो वो जगह है वो खत्म होती है बल्कि वहाँ पे जो ऑलरेडी डॉक्ड सबमरीन्स थी ईरान उसको भी खो देता है। बट इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, ईरान ना सिर्फ एक भी गोली फायर बैक करता है बल्कि वो पूरा एरिया काफी ज्यादा हेवली जीपीएस जैम्ड था। वहाँ पे कोई भी सैटेलाइट का सिग्नल काम नहीं कर सकता था। तो सवाल ये निकल कर आता है कि अमेरिका ने इस असंभव वाले काम को करा कैसे असल में। तो इस कामयाबी के पीछे का जो वेपन है उसका नाम है सारोनिक कॉर्सेयर। और ये कोई आम रिमोट कंट्रोल वाली बोट नहीं है, ये काफी ज्यादा स्पेशल है, एक फुली ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर ड्रिवन वेपन प्लेटफॉर्म। और जब मैं इसके बारे में और डिटेल में पढ़ रहा था तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेसिव था कि अमेरिका ने ट्रूली काफी कुछ नया अचीव करा है इंस्टेड अपने ट्रेडिशनल वॉरशिप के सहारे हर जंग को जीतने के चक्कर में। इस जो ऑटोनोमस बोट है जिसके अंदर बाय द वे कोई इंसान या फिर कोई लाइफ सपोर्ट नहीं होता, इसके लेंथ है लगभग 24 फीट के बराबर, एक छोटी स्पीड बोट के बराबर। और इसमें अमेरिका ने लगाया एक पावरफुल डीजल इंजन जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड है वो लगभग 35 नॉट, अराउंड 40 to 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। क्योंकि ये ऑटोनोमस है, इसको इंसानों को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसकी वजह से जो उसकी रेंज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, 1800 से लेके 2000 किलोमीटर तक। एंड नॉट ओनली दैट, ये अपने साथ 450 किलो तक का जो बारूद है उसको भी लेके जा सकता है और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो गिव यू सम कंटेक्स्ट, जब बॉर्डर फिल्म आई थी तो उसमें एक सीन आता है एंटी टैंक माइन का, जिसका काम होता है टैंक को या तो डिसेबल करना या फिर किसी टैंक को खत्म करना। और उस एक माइन के अंदर लगभग 9 से लेके 10 किलो तक का एक्सप्लोजिव होता है और ये इकलौती छोटी स्पीड बोट अपने साथ 450 किलो तक का एक्सप्लोजिव कैरी कर सकती है, जिसका पंच अपनी क्लास कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। और ये चीजें इसको इम्प्रेसिव नहीं बनाती, जो चीज इसको ट्रूली काफी इंप्रेसिव बनाती है कि अमेरिका ने उनकी खुद की जो प्राइवेट कंपनी है एनवीडिया, उसके साथ कोलैबोरेट करा है उसमें एक स्पेशल एआई चिप्स बनाने के लिए। और ये वही कंपनी है जिसका जीपीयू मैं इस्तेमाल करता हूँ इस वीडियो को एडिट करने के लिए। और एआई की रेस में एनवीडिया बहुत ज्यादा आ गया है। इसके जो खुद के ऑनबोर्ड सेंसर्स है जिसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, वो जितने भी बाकी के सेंसर्स है जैसे थर्मल कैमरास, ऑनबोर्ड सेंसर्स, इवन जो टारगेटिंग सिस्टम है वो उन सबको कंट्रोल कर सकता है बिना किसी इंसान की मदद से। और यही एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है आने वाली नेवल वॉरफेयर के लिए। बट जो ट्रूली इस चैनल से वाकिफ है तो आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी कि अमेरिका को सडनली क्या हो गया अचानक। हम जब भी उनकी कोई प्रोपेगेंडा वीडियो देखते हैं तो हमेशा वो सेल करते हैं पूरी दुनिया को कि इनके पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, डिस्ट्रॉयर्स है, क्रूजर्स है, जो उनकी नेवल पावर है वो इसी की बदौलत है एंड दे आर ट्रूली अनटचेबल। तो सडनली ये ऑटोनोमस ड्रोन की तरफ जा क्यों रहा है जबकि इनको जरूरत है भी नहीं इस चीज की। ऐसी क्या प्रॉब्लम है आने वाली फ्यूचर की जिसको उन्होंने हमसे पहले पढ़ लिया है और वो क्या क्या सॉल्व करना चाहते हैं इससे। जो सबसे बड़ी और जो सबसे पहली प्रॉब्लम है इस पूरे अप्रोच को लेके तो वह है शिप बिल्डिंग की। एक शिप बनानी मुश्किल होती है, उसमें काफी प्लानिंग होती है, काफी रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो एक वॉरशिप होती है उसको बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए जो दशकों का एक्सपीरियंस है वो चाहिए होता है, कोलैबोरेशन चाहिए होता है कई सारी कंपनीज का
और खर्चा आता है उसमें अरबों रुपए का। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस बात का भी डर लगा रहता है कि उसके जो स्कीमेटिक्स है, उसके जो ब्लूप्रिंट्स है वो लीक ना हो जाए दुश्मनों के हाथों। और लड़ाई के स्टार्टिंग के फेज में अगर ऐसी एक भी वॉरशिप डूब जाती है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियल भी। बट ऑन द अदर हैंड अगर ऐसी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी जाए जो ऐसे सस्ते कॉर्सेट ड्रोन्स को यू कैन से मास प्रोड्यूस या फिर प्रिंट कर सके, वो भी हजारों की तादाद में, वो भी कुछ हफ्ते के अंदर, सो इट इज ट्रूली अ गेम चेंजर। दूसरी प्रॉब्लम जो ये सॉल्व करता है वेपन प्लेटफॉर्म, तो वह है कंटेस्टेड एनवायरनमेंट का। आजकल की जो लड़ाइयाँ हैं, स्पेशली जो समुद्र के ऊपर लड़ी जा रही है, वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है, स्पेशली वॉरशिप्स के लिए। ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जा रहा है, एंटीशिप मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, जो आराम से बड़ी बड़ी वॉरशिप्स को चैलेंज कर सकते हैं, वो भी बिना अपना कोई एक सैनिक गवाए। और ऐसे कंटेस्टेड जोन में एक सेलर से भरी अपनी वॉरशिप को भेजना वो काफी ज्यादा रिस्की होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो ये ड्रोन्स हैं वो उस इलाके में घुस भी सकते हैं एंड मिशन को अंजाम भी दे सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी बंदर अब्बास पोर्ट में हुआ था। सो जो ये पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये कौन कौन सी नई स्ट्रेटजीज या फिर कौन कौन से नए ऑप्शंस को ओपन करता है किसी भी एक नेवल कमांडर के लिए। सो काफी डिटेल में रिसर्च करने के बाद जो 3 चीजें स्टैंड आउट करती है इस नए अप्रोच के साथ, तो वह है ये। पहली है इटरेबल मासेस। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, इटरेबल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसको खोने का डर ना हो। अगर आप दुश्मन के ऊपर ऐसे 15 कॉर्सेट ड्रोन्स भेज दो एंड उसमें से जो 12 है वो उनको मार गिराता है, बट तब भी जो बचे हुए 3 है ड्रोन्स वो जाके अपना काम कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो कॉस्ट है वो फ्रैक्शन ऑफ बैठेगी, इंस्टेड कि आप एक वॉरशिप को भेजो उसी काम के लिए। सो इट इज अ वेरी विन विन सिचुएशन। और एक नेवल कमांडर ऐसे कई सारे मिशंस को अंजाम दे सकता है बिना किसी दबाव में आए कि वो अपनी जो वॉरशिप है, अपनी जो सेलर्स है, उनकी जो जान है वो दांव पे लगा रहा है। दूसरा जो ये ऑप्शन ओपन करता है किसी भी नेवल कमांडर के लिए, तो वह है पैसिव हंटिंग का। जब बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर हमला हुआ था तो एक चीज काफी पजलिंग थी कि ईरान ने फायर बैक क्यों नहीं करा है, उनकी जो एक मिसाइल्स थी वो उस पर जाके क्यों नहीं लगी। तो उसका जो मेन रीजन था कि ये छोटी बोट्स रेडार का इस्तेमाल करती नहीं है। एक्चुअली अपने टारगेट के पास जाने के लिए ये इस्तेमाल करता है अपने थर्मल इमेजिंग्स और जो बाकी के सेंसर्स है ऑन बोर्ड उसका, जिससे एसेंशियली ये समुद्र के अंदर इनविजिबल बन जाता है। तीसरा ऑप्शन जो ये ओपन करता है किसी भी कमांडर के लिए, वो है मल्टी मिशन कैमलिन का। इन अ सिंपल टर्म ये एक मॉड्यूलर ड्रोन बोट है। अगर आपको किसी देश के ऊपर हमला करना है, किसी वॉरशिप के ऊपर हमला करना है, आप इसमें खूब सारा एक्सप्लोजिव भर दो, इट इज इक्वली इफेक्टिव। बट ऑन द अदर हैंड इट इज इक्वली इफेक्टिव कि आप इसमें से सारे एक्सप्लोजिव को निकाल के इसमें खूब सारे स्पाई कैमरास फिर बाकी सेंसर्स लगा दो किसी दूसरे काम के लिए। और इसका जो जीता जागता उदाहरण है तो वो अभी रिसेंटली गल्फ ऑफ ओमान में हुआ था, जब अमेरिका ने अपना एक अपाचे हेलीकॉप्टर खो दिया था एंड उसके जो क्रूज थे वो समुद्र में कहाँ पे थे, इतने बड़े समुद्र में, वो किसी को नहीं पता था। सो अमेरिका ने ये बोट उठाई, इसमें खूब सारे सेंसर ठूसे और उसको भेज दिया काफी लंबे मिशन तक के लिए। एंड कुछ ही घंटों के अंदर इसने जो क्रूज थे उनको ढूंढ निकाला और उसकी लोकेशन भी सेंड कर दी। एंड इट इज जस्ट वन ऑफ मेनी एप्लीकेशन, और ऐसे कितने सारे ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं किसी भी देश के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस पूरी स्ट्रेटजी का जो मास्टर क्लास है जिसने दुनिया को सिखाया है, तो उसका जो क्रेडिट जाता है वो है यूक्रेन को। यूक्रेन के पास अपनी खुद की प्रॉपर नेवी नहीं थी कि वो रशिया जैसी सुपर पावर्स को चैलेंज कर सके। सो जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी उनकी रशिया के साथ, तो रशिया ने क्या करा था, एक टैक्टिकल मूव के तहत अपनी जो फ्लीट थी वॉरशिप्स की वो भेज दी ब्लैक सी में। उनका काम था कि एक दूसरे फ्रंट को ओपन करे और यूक्रेन की जितनी भी सिटीज है वहाँ पे मिसाइल स्ट्राइक्स करे। एंड ऑन द सेम टाइम यूक्रेन के जो एक्सपोर्ट्स थे उनको बंद करा जा सके, स्पेशली जो गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज को। इससे जेलेंस्की के ऊपर काफी ज्यादा मार पड़ रही थी, उसको लड़ाई भी लड़नी थी, बट ऑन द अदर हैंड जो इकोनॉमी थी वो भी चरमरा रही थी। यू कैन से डेस्परेशन इज द मदर ऑफ ऑल नेसेसिटी। और वो एक नई अप्रोच के साथ आते हैं, मार्गुआ V5 और द सी बेबी ड्रोन, जिसने फरवरी 2024 वाले इंसिडेंट को अंजाम दिया था। और ये वन ऑफ अ काइंड नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक रशिया की कई सारी वॉरशिप्स भी डुबाई थी, जैसे कि सरगई या फिर कोट ऑफ पेट्रोल बोट शिप और कई बड़ी बड़ी कॉर्वेट्स जो आज ब्लैक सी के तल में बैठी हुई है। और ये एक बहुत बड़ा एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, क्योंकि इससे क्या हुआ था, रशियन नेवी प्रिपेयर नहीं थी इस नई अप्रोच के लिए। एंड पैनिक में वो क्या करते हैं, वो पूरे ब्लैक सी को खाली कर देते हैं और एंड में जो एक्सपोर्ट्स रुके हुए थे यूक्रेन इसको दोबारा चालू कर देता है एंड बिल्कुल एंड टाइम पे अपनी इकोनॉमी को बचा लेता है। और ये जंग जारी रहती है कई और सालों तक। और इस वीडियो को देख के आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी कि ये याद दिलाती है वर्ल्ड वॉर 2 के कामिकाजी के अटैक के बारे में, जब जापान ने आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ नेसेसिटी अपने जो रियल ह्यूमन पायलट्स थे वो भेजे थे ओनली वन वे मिशन की तरफ। उनका काम था प्लेन में बैठना और कोई भी शिप दिखे उस पर जाके टकराना। स्टार्टिंग में तो ये स्ट्रेटेजी कामयाब थी, बट सोन अमेरिका ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया और सोन टाइम के साथ साथ ये बैकफायर करती चली गई, जब जापान ने अपने बेस्ट पायलट खो दिए थे स्टार्टिंग के कुछ दिनों के अंदर ही। बट
जो 21st सेंचुरी की कामिकाजी ड्रोन अटैक है, ये इस पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देते हैं। इंस्टेड कि एक इंसान बैठे, अब एक चिप्स को सेक्रीफाइस करा जा सकता है, वो भी एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के साथ। ये नई तरह का वेपन कॉर्सेयर, आप कह लीजिए एक अनहोली अलायंस है, एक बोट का और एक मिसाइल का। बट व्हाट अबाउट इंडिया? ये इवेंट हमें कैसे अफेक्ट करता है? डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली काफी ज्यादा। इफ आई हैव टू बी ब्लंट, इंडिया का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है इस टाइम पे, हमारा राइवल, वो है चाइना। चाइना ने भी रिसेंटली एक AIP बोट दी है पाकिस्तान को, जिसके बारे में अभी मैंने रिसेंटली कवर किया था, सो डू चेक दैट वीडियो आउट। कैसे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमें फेल कर रही है। बट दैट्स नॉट द ओनली पार्ट। चाइना ने ट्रोली महारत हासिल कर ली है वॉरशिप्स बनाने में, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। एंड नॉट ओनली दैट, उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास फैक्ट्रीज है ऐसे जो ड्रोन्स है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इंडस्ट्रियली इंडिया चाइना से काफी पीछे है। सो जो ये डबल एज है ये चाइना के पास है। बट इन लाइट ऑफ दिस न्यू स्ट्रेटजी, इंडिया के अंदर भी कई सारी डेवलपमेंट हुई है कुछ ऐसी सिमिलर अप्रोच को लेके। हाल ही में हमने क्या करा, हमारा जो खुद का एक ऑटोनोमस ड्रोन सिमिलर इसी बोट की तरह था, उसको हमने डेवलप करा है, जिसका नाम रखा गया है मतंगी USV। एंड सेकेंडली, एक पुणे बेस्ड कंपनी है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उन्होंने एक ड्रोन बनाया है एक हेलीकॉप्टर की शेप में, जिनको मास प्रोड्यूस करना काफ़ी इजी है और वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे INS विक्रांत वहाँ से भी टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है बिना किसी इंसानी इंटरवेंशन के। एंड तीसरा, जिसके बारे में जानकारी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, एंड जहाँ तक मैं इसके बारे में पढ़ पाया हूँ तो DRDO एक सबमरीन पे काम कर रहा है, जिसके अंदर इंसान ही होंगे, बल्कि वो एक ड्रोन सबमरीन होगी लगभग 100 टन की, जलकप्पी XL UUV। एंड इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो सोर्सेज हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सक्योर है कि DRDO सेल में क्या अप्रोच लगाना चाहता है इसके साथ। बट स्टिल जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है नेवल वॉरफेयर में, वो आप कह लीजिए कि एक सेकंड कमिंग है एक उड़ते हुए ड्रोन को लेके, कि कैसे आने वाले फ्यूचर क्या हो सकता है कि इंस्टेड की जो लड़ाई है वो जंग के मैदान पे लड़ी जाए, वो असल में लड़ी जाएंगी फैक्ट्रीज के अंदर। और कैसे अगर कोई भी देश अगर पीछे छूट गया इस रेस में, तो उसका भी वही हाल होगा जो कि फरवरी 2024 में रशिया के साथ हुआ था। और अगर आपको इस बारे में जानना है कि DRDO ने भी कुछ ऐसा अचीव करा है जो कि चाइना की ड्रोन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इफ वी आर स्ट्रेटेजिक एंड रिसोर्सफुल, सो डू चेक दिस वीडियो आउट। जय हिंद।